हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली जी के जीएस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को करेंगे लोग। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनमें से किसकी संख्या समान होती है। यहाँ पे आवर्त सारणी में पूछा गया है और आवर्त सारणी में जो है ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है इसके बारे में हम लोग। तो जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो है ये 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। इसको जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। और जो इसमें एक ब्लॉक है एस, एक है पी और एक डी ब्लॉक है और चौथा जो है एफ ब्लॉक है। ये 4 ब्लॉक में। और हाँ, जो आवर्त सारणी है इसमें जो है अगर टोटल तत्वों की संख्या की बात की जाए तो इसमें जो टोटल तत्व हैं, टोटल तत्व 118 हैं। और 118 में जो 98 हैं ये हैं प्राकृतिक, नेचुरल हैं। ये जो है नेचुरल। और जो बचे हुए जो 20 हैं ये हैं मानव निर्मित, मतलब ये बनाया गया है, मानव निर्मित। इस पॉइंट को नोट करिएगा लोग। तो 118 तत्व हैं टोटल, इसमें से 98 नेचुरल हो गए और 20 जो है मानव निर्मित है। और अगर इसको सॉलिड और लिक्विड और गैस में डिवाइड किया जाए तो इसमें से जो है 11 तत्व ऐसे हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे गैस अवस्था में होते हैं और 2 जो होते हैं ये लिक्विड अवस्था में होते हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। तो ये हो गए टोटल तत्व 118। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी, तो इसको दिया था मोजले ने, हेनरी मोजले। तो यहाँ से ये किसके द्वारा दिया गया है, ये हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया है। और ये कब दिया गया था, ये 1913 में दिया गया था। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है अगर इसमें जो है वर्ग की बात की जाए, जो ग्रुप होता है इसमें टोटल 18 वर्ग हैं। अगर आवर्त जो होती है, आवर्त पीरियड, तो आवर्त की बात की जाए तो इसमें 7 आवर्त हैं। तो इसमें ग्रुप हो गया 18 और आवर्त हो गए 7, जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें यहाँ पे जो आवर्त है टोटल 7 हैं। तो आवर्त जो होता है लेफ्ट से राइट ऐसे ऐसे होता है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको आवर्त बोलते हैं लोग। जैसे कि पहला आवर्त हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा और फिर सातवां। और ये कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। और जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं जो वर्टिकल लाइन होती है यहाँ पे। ये हो गया ग्रुप, ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ऐसे करके टोटल 18 ग्रुप हैं इसमें। और आवर्त कितने हैं, वो 7 है। अब यहाँ पे देखते हैं लोग कि जो आवर्त होता है, जैसे ही आवर्त चेंज होता है तो जो भी तत्व है उसकी क्या हो जाती है, जैसे कक्षा इसमें चेंज हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे आवर्त की संख्या कितनी है, तीसरे आवर्त में कोई तत्व है, कोई जो तत्व है वो तीसरे आवर्त में है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो कक्षा की संख्या होगी वो कितना होगा, जो कक्षा की संख्या वो हो जाएगी 3। तो ये जैसे टॉप से बॉटम आएंगे, ऊपर से नीचे, तो कक्षा की संख्या क्या हो जाती है, कोष जो बोलते हैं, कक्षा या फिर कोषों, कोष की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे अगर पूरे आवर्त की बात की जाए, जैसे तीसरा आवर्त हो गया यहाँ से यहाँ तक, चौथा आवर्त हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें क्या होता है कि चौथा आवर्त है, इसका मतलब कि उसमें जो कक्षा की संख्या होगी वो 4 होगी। तो सब में क्या होगा, पूरे आवर्त में कक्षा की संख्या जितने भी तत्व होंगे सबका कक्षा की संख्या या कोषों की संख्या 4 ही रहेगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ये लेफ्ट साइड है और इधर हो गया हमारा राइट। तो ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, राइट वाला। तो जब भी हम बाएं से दाएं की तरफ देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि आवर्त सेम रहेगा। जैसे कि चौथा आवर्त है तो बाएं से दाएं जाएंगे लोग तो आवर्त वहीं चौथा ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो कक्षा की संख्या होगी 4 ही रहेगा इसमें, या फिर उसको कोषों की संख्या 4 ही रहेगी। तो यहाँ पे जो है लेफ्ट से राइट जाने में, अगर लेफ्ट से हम लोग राइट जाते हैं तो जो कोष की संख्या होती है, कोषों की संख्या, ये क्या होता है, समान रहता है।
ये क्या रहेगा, समान। और दूसरा एक प्रॉपर्टी होता है एटॉमिक साइज। जो एटॉमिक साइज है, परमाणु साइज जो है, अगर साइज की बात की जाए कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे लोग, तो जो लेफ्ट से राइट जाने पर ये क्या होता है कि साइज जो होती है ये हमारा डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर साइज की बात की जाए, ये हम अगर मान लेते हैं कि टॉप से बॉटम जाएंगे लोग, टॉप से बॉटम मतलब ऊपर से जब नीचे आएंगे लोग, तो साइज क्या होती है, ये यहाँ पे साइज जो है ये बढ़ती है, इंक्रीज होता है। तो एक तो हो गया कोषों की संख्या आवर्त में समान रहेगी लेफ्ट से राइट जाने पर। और साइज की बात की जाए, जो परमाणु है, जो तत्व है, उसके साइज की, तो यहाँ पे जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे लोग तो साइज कम होता है, और अगर ऊपर से नीचे आते हैं लोग तो साइज क्या होता है, वो बढ़ता है। तो ये जितने भी पीरियोडिक टेबल थे आधुनिक आवर्त सारणी, इससे जो भी पॉइंट बने वो यहाँ पर डिस्कस हो गया। इस सबको नोट कर लीजिएगा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का गुण किसके कारण इन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पे धातु के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सा गुण है जिससे कि जो धातु है उसको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कोई हमारा धातु है यहाँ पे, तो इसको क्या किया जाता है, अगर पीट पीट करके इसका शीट बना दिया जाए, शीट चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, तो कौन सा गुण कहलाता है, तो वो गुण कहलाता है यहाँ पे आघात वर्ध्यता। इसका इंग्लिश में बोलते हैं लोग मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, आघात वर्ध्यता। तो जो आघात और वर्ध्यता होती है, इसमें क्या करते हैं, जो धातु है इसको पीट करके पतली शीट में बनाया जा सकता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी वो धातु है जिसका सबसे ज़्यादा पतला चादर बनाया जा सकता है, कि कौन सा धातु है जिसका आघात वर्ध्यता सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है गोल्ड का। जो एयू होता है गोल्ड, सोना। तो जो सोना होता है उसकी आघात वर्ध्यता सबसे ज़्यादा होती है। और एक और यहाँ पे जो पॉइंट है तन्यता का, तन्यता का मतलब होता है कि जो कोई एक धातु है, मान लेते हैं इसको जो है खींच करके तार जैसे बना सकते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, खींच करके जिसका तार बनाया जा सके उसको बोलते हैं लोग तन्यता। तो जो धातु है उसको खींच करके तार में परिवर्तित कर दिया जाता है, उस गुण को बोला जाता है तन्यता। और जो धातु है इसको अगर शीट में बना दिया जाएगा चादर के रूप में, तो ये कहलाता है आघातवर्धकता। और तन्यता में भी एक हो जाएगा कि वो कौन सा धातु है जो सबसे ज़्यादा तन्य है, तो वो हो जाएगा गोल्ड। जो सोना होता है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा तन्यता होती है सोना में। तो यहाँ से यहाँ जो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो धातु का एक और गुण होता है, वो जैसे एक गुण है कि विद्युत का सुचालक। धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और ये बात की जाए कि सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है धातु, तो ये होता है सिल्वर। जो एजी होता है सिल्वर, ये क्या है, ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। उसके बाद में जो आता है वो कॉपर आता है, उसके बाद आता है एल्युमिनियम। यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं, यहाँ पे गोल्ड आएगा, उसके बाद आता है एल्युमिनियम, और उसके बाद आता है टंगस्टन। ये है विद्युत का सुचालक। सबसे ज़्यादा सुचालक वो होता है सिल्वर, जो चांदी है। उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद टंगस्टन। और अगर हीट की बात की जाए कि ऊष्मा का सुचालक कौन होता है, ऊष्मा की बात की जाए तो जो धातु होते हैं वो ऊष्मा का सुचालक होता है। और सबसे ज़्यादा सुचालक की बात की जाए कि ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक कौन सा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिल्वर, जो एजी होता है। उसके बाद होता है कॉपर। ये हो गए ऊष्मा का सुचालक। ये सब ये जो धातु होता है उसके गुण हो गए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होती है। तो इसमें एक धातु का नाम पूछा गया है कि कौन सा है जो जीवाणुरोधी होता है। यहाँ पे जीवाणुरोधी, तो ये जो धातु होता है वो होता है कॉपर। तो जो कॉपर होता है वो जीवाणुरोधी धातु होता है, इसीलिए जो है जो अगर पानी वानी रखना हो तो कॉपर के बर्तन में रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि जो पानी में जो भी कीटाणु होंगे, जो जीवाणु होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसीलिए कॉपर के बर्तन में पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं लोग, जो कॉपर है हमारा, इसके बारे में 2-4 पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट है। कॉपर को जो है इसको बोला जाता है हिस्टोरिक मेटल। ये इसको बोला जाता है हिस्टोरिक मेटल, क्योंकि ये सबसे पहले ये सब खोज हुआ है। तो हिस्टोरिक मेटल में जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सबको बोलते हैं हिस्टोरिक मेटल। और जो कॉपर होता है इसका जो ओर है अयस्क, तो कॉपर के अयस्क का नाम है कॉपर पाइराइट। इसका नाम है कॉपर पाइराइट, या फिर इसी का एक और नाम है कैल्कोपाइराइट। कैल्कोपाइराइट, तो ये हो गया कॉपर के अयस्क। इसका जो सूत्र होता है ये CuFeS2, ये कॉपर पाइराइट हो गया इसका अयस्क। और यहाँ पे कॉपर का एक यौगिक होता है जो जिसको बोला जाता है ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट। ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट। इसमें 5 होता है H2O, CuSO4 और 5 H2O। इसका जो रासायनिक नाम है वो है कॉपर सल्फेट। और यहाँ पे जो इसका साधारण नाम है उसको बोलते हैं लोग ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल। और इसी को हिंदी में बोला जाता है नीला थोथा। तो इसको जो बोलते हैं लोग नीला थोथा बोला जाता है। और जो कॉपर सल्फेट है इसका जो यूज होता है वो कवकनाशी के लिए यूज किया जाता है। कवकनाशी के लिए, फंगिसाइड्स जो होते हैं, फंगी को मारने के लिए, फंगिसाइड्स मतलब जो कवक होते हैं, कवक को मारने के लिए कवकनाशी के तरह इसको यूज किया जाता है। और यहाँ पे कॉपर के बारे में एक और पॉइंट कि अगर बॉडी में मान लेते हैं कॉपर जो अगर ज़्यादा हो जाता है, कॉपर की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो एक रोग होता है उसको बोलते हैं लोग विल्सन रोग। विल्सन रोग। तो जब कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो कौन सा रोग होता है, वो होता है विल्सन रोग। तो ये जो कॉपर से जितने भी पॉइंट थे वो हो गए। अब एक बार एक क्वेश्चन के माध्यम से अब हम लोग देख लेंगे कि जो कॉपर से जो भी मिश्र धातु बनेंगे उसके बारे में। तो ये जो क्वेश्चन का जो आंसर था कि जीवाणुरोधी कौन सा होता है धातु, ये है कॉपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं। यहाँ पे जो पीतल होता है ये क्या है, मिश्र धातु है। ये पीतल जो है ये क्या है, मिश्र धातु। और पूछा गया है कि मिश्र धातु ये किसका है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, जो मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातु इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक धातु को मिला करके बनाया जाता है। तो मिश्र धातु में क्या होते हैं, धातु प्लस धातु, 2 या 2 से धातु मिलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं लोग मिश्र धातु। तो यहाँ पे एक पीतल है और पीतल को बोला जाता है ब्रास। ये हो गया ब्रास। तो जो पीतल है किससे मिलकर बनता है, तो जो पीतल होता है इसमें तो होता है तांबा, कॉपर होता है और प्लस जो जस्ता होता है जिंक। तो कॉपर प्लस जिंक होता है पीतल में। और कुछ जो इम्पोर्टेंट जो मिश्र धातु हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक जो है कोई कॉपर है और जिंक और निकल, इसको बोला जाता है जर्मन सिल्वर। तो ये जो मिश्र धातु है ये कौन सा है, जर्मन सिल्वर। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें सिल्वर नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में क्या होता है, और उसमें सिल्वर भी ऑप्शन में रहेगा। तो याद रखना है कि जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें सिल्वर नहीं होता है। इसमें क्या क्या होता है,
एक तो तांबा होता है, जस्ता होता है और निकल होता है, कॉपर, जिंक और निकल। यहाँ पे जो था, जो पीतल था, इसमें क्या था, कॉपर प्लस जिंक था। इसमें कॉपर जो होता है, इसको नोट करिएगा लोग कि ये होता है कॉपर 70%, 70% कॉपर होता है और जिंक होता है 30%। अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो कॉपर है हमारा, कॉपर को अगर 80% कर दिया जाए और जो जिंक है इसको अगर 20% कर दिया जाता है, तो एक दूसरा मिश्र धातु बनता है जिसका नाम है डच मेटल बोला जाता है। तो डच मेटल में क्या क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। इसका जो रेशियो होता है, जैसे 80% कॉपर और 20% जिंक, तो ये हो जाता है डच मेटल। और पीतल में क्या होता है कि कॉपर जो होता है 70%, 70% रहता है और जिंक 30% रहता है। तो डच मेटल क्या हो गया, एक मिश्र धातु। यहाँ पे और नोट करिएगा लोग, यहाँ पे जैसे कॉपर है और इसमें क्या मिला दिया जाए, टीन मिला दिया जाए। ये क्या है, टीन है। तो कॉपर और टीन जब मिला दिया जाता है तब इसको बोला जाता है कांसा, कांसा, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है, कॉपर प्लस टीन का है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है मिश्र धातु, जिसको बोला जाता है गन मेटल। और इसमें क्या होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है और साथ में क्या होता है, टीन होता है। तो इसको बोलते हैं लोग गन मेटल। ये हो जाएगा गन मेटल। और यहाँ पे एक और मिश्र धातु होता है, जैसे कॉपर है और प्लस इसमें क्या मिला दिया जाए, एल्यूमिनियम। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रोल्ड गोल्ड। तो ये हो जाएगा रोल्ड गोल्ड। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो रोल्ड गोल्ड होता है इसमें गोल्ड नहीं होता है, इसमें क्या होता है, कॉपर होता है और एल्यूमिनियम होता है। तो ये सब हो गए मिश्र धातु। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम के बारे में पूछा गया है कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क कौन सा है जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एल्यूमिनियम के बारे में देख लेते हैं लोग। यहाँ पे अगर बात की जाए कि जो हमारा भूपर्पटी है, जो अर्थ क्रस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा धातु कौन सा मिलता है, तो वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। ये किसमें मिलता है, भूपर्पटी में। तो जो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा कौन सा धातु मिलता है, ये मिलता है हमारा एल्यूमिनियम। तो और भूपर्पटी में बात की जाए, सबसे ज़्यादा अगर तत्व की बात की जाए तो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिका और उसके बाद है एल्यूमिनियम। तो अगर धातु की बात की जाए तो धातु हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम, भूपर्पटी में जो हमारा अर्थ क्रस्ट है। और एल्यूमिनियम के बारे में कि इसका जो अयस्क है इसको बोला जाता है ये बॉक्साइट है। और जो बॉक्साइट होता है ये, इसका फॉर्मूला हो जाता है Al2O3 और इसमें क्या होता है 2H2O होगा। ये होता है बॉक्साइट। और एल्यूमिनियम का एक और अयस्क होता है, वो उसको बोलते हैं लोग कोरंडम। तो जो कोरंडम है ये क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है और इसका जो फॉर्मूला होता है Al2O3। तो एल्यूमिनियम के दो अयस्क हो गए, एक पहला बॉक्साइट और दूसरा हो गया कोरंडम। तो और बॉक्साइट के बारे में क्या है कि अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में हमारा भूपर्पटी में कौन सा मिनरल मिलता है, तो क्या है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है। सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर मिनरल की बात की जाए, खनिज, सबसे ज़्यादा खनिज वो कौन सा है, बॉक्साइट है हमारे भूपर्पटी में। और यहाँ पे जो अगर एल्यूमिनियम का यूज का बात किया जाए तो एल्यूमिनियम का यूज कहाँ होता है, तो इसका जो यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। तो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज होता है। और जो एरोप्लेन का बॉडी होता है, एरोप्लेन का बॉडी बनाने में यूज होता है। जो बर्तन होते हैं यूटेंसिल, तो बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम से एक और पॉइंट हो जाएगा कि इसका जो एक कंपाउंड होता है यौगिक, एक फिटकिरी होती है, फिटकिरी, इंग्लिश में बोला जाता है एलम।
इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। और एलम जो होता है फिटकिरी, इसका जो सूत्र होता है वो पोटेशियम सल्फेट K2SO4, और इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पे Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसमें 24 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, 24 H2O। तो फिटकिरी का फार्मूला हो गया K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और यहाँ पे Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसमें साथ में 24 वाटर होता है, 24 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। ये है फिटकिरी के फार्मूला। तो इसमें फिटकिरी में क्या होता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ये हो गया एल्यूमिनियम से सारे पॉइंट, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किसका अयस्क है। यहाँ पे एक अयस्क का नाम दिया हुआ है डोलोमाइट, और पूछा गया है कि ये किसका अयस्क है। तो जो डोलोमाइट है ये कैल्शियम का अयस्क है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम के बारे में। यहाँ पे कैल्शियम का एक अयस्क हो जाएगा डोलोमाइट। जो डोलोमाइट होता है इसका जो फार्मूला होता है CaMg, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। यहाँ पे CO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे जो डोलोमाइट होता है इसका फार्मूला होता है कैल्शियम मैग्नीशियम CO3 का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट ये होता है डोलोमाइट का। और कैल्शियम का एक और अयस्क होता है, इसको बोलते हैं लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, या फिर इसका एक और नाम है चूना पत्थर, इसको बोला जाता है चूना पत्थर। और कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया CaCO3, इसका साधारण नाम हो गया चूना पत्थर, या फिर इसको बोलते हैं लोग मार्बल भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है मार्बल या फिर संगमरमर। तो ये हो गए कैल्शियम के और ये कैल्शियम की बात की जाए तो जो मानव शरीर में अगर बात की जाए कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो है खनिज कौन सा है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा खनिज, सबसे ज़्यादा खनिज की बात की जाए तो वो कौन सा है, कैल्शियम है। और यहाँ पे जो है कैल्शियम, यहाँ जो पथरी होती है, जैसे जो पेट में पथरी बन जाता है तो वो पथरी का वो जो नाम है उसको बोलते हैं लोग कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो पथरी किसकी होती है, कैल्शियम की होती है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट ये क्या होता है, ये पथरी जो होता है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। और यहाँ पे जो चूना होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या निकल जाता है, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना या फिर अनबुझा चूना, इसको बोला जाता है अनबुझा चूना। और जब इस पे पानी डाला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड पे क्या डालेंगे हम लोग, पानी H2O, तो क्या हो जाएगा, वो बूझ जाएगा। तो बूझने के बाद में क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। और CaOH का होल ट्वाइस इसको बोला जाता है बूझा हुआ चूना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यह है बूझा हुआ चूना। और इसको जो अनबुझा चूना है इसको बोला जाता है इंग्लिश में क्विक लाइम, इसको बोला जाता है क्विक लाइम। और जो बुझा हुआ चूना होता है इसको बोलते हैं लोग स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। तो जो ये बुझा हुआ चूना है इसका जो उपयोग करते हैं लोग, ये करते हैं लोग घर की पुताई में, जो पुताई होता है ना या पुट्टी करने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जब पुताई हो जाता है तो फिर ये किसके कांटेक्ट में आता है,
ये CO2 के कांटेक्ट में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फिर से क्या बना लेता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि जो चूना होता है वो किसके कारण से दूधिया कलर हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से प्रवाहित करने पर इसका रंग जो होता है दूधिया हो जाता है, फिर से वो संगमरमर की तरह जो होता है, चूना पत्थर है संगमरमर, ये उसकी तरह चमकने लगता है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसका जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होता है तो फिर से ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो ये हो गया कैल्शियम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस हो गए, इस सबको नोट कर लीजिएगा लोग। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि डोलोमाइट ये कैल्शियम का जो है अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई धातु है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, धातु है, और इस पे एक परत चढ़ाया जाता है, और परत किसके द्वारा चढ़ाया जाता है, विद्युत के द्वारा। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है इसमें से। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि जो यहाँ पे एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। इसमें क्या होता है कि एक तो होता है एनोड होता है और दूसरा होता है कैथोड। तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, यहाँ पे एनोड होता है, और दूसरा होता है कैथोड। एनोड जो होता है ये होता है पॉजिटिव, और जो कैथोड होता है ये निगेटिव होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, एनोड पे है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये है हमारा एल्यूमिनियम धातु। ये क्या है, एल्यूमिनियम की धातु है, और यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है मान लेते हैं H2SO4 लिया गया है, H2SO4। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यहाँ पे दो टर्मिनल होगा, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें दिया जाएगा तो क्या होगा कि ये जो विलयन है ये टूटेगा, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से टूटेगा, वो निगेटिव। ऑक्सीजन किस पे जाएगा, ये जाएगा एल्यूमिनियम पे। तो एल्यूमिनियम की किसका परत चढ़ जाएगा, जो Al2O3, इस पे जो है एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 का परत चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया कि कोई धातु है उस पे किसी चीज़ का जैसे परत चढ़ा रहे हैं, किसके द्वारा हम लोग, ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, विद्युत के द्वारा। तो उसको विद्युत के द्वारा जो चढ़ाते हैं उसको बोला जाता है विद्युत अपघटन करते हैं। और एक किस पे चढ़ा रहे हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम पे। तो ये जो मेथड होता है इस मेथड को बोला जाता है विद्युत लेपन, और इसका इंग्लिश में नाम होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कि विद्युत के द्वारा कोई धातु के ऊपर प्लेट की तरह चढ़ा देना, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। और इससे क्या होता है कि जो Al2O3 की इस पे परत जम गई तो ये क्या करेगा कि ये एल्युमिनियम को जो जंग लगने से बचाएगा। तो ये किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो विद्युत लेपन, ये जंग से बचाने के लिए किया जाता है। और जंग से बचाने के लिए एक और यूज होता है यसद लेपन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा आयरन है, Fe आयरन है, इसके ऊपर जिंक का जो परत चढ़ा देते हैं, इस पर किसका परत, जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है। तो आयरन को, जो लोहा होता है हमारा आयरन, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, और इसको बोला जाता है यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, और विद्युत के द्वारा जो परत चढ़ाई जाती है उसको बोला जाता है विद्युत लेपन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। यहाँ पे विद्युत तापी साधन पूछा गया है, यहाँ पे जो है विद्युत तापी साधन, इसका जैसे एग्जांपल हो गया जैसे हीटर, क्या एग्जांपल हो गया, हीटर हो गया। तो इसमें कौन सा मिश्र धातु उपयोग करते हैं, तो इसमें जो उपयोग करते हैं वो करते हैं नाइक्रोम का, यहाँ से नाइक्रोम। और नाइक्रोम में क्या होता है, तो नाइक्रोम में होता है एक तो निकल होता है और दूसरा होता है क्रोमियम। तो निकल और
क्रोमियम का यूज किया जाता है। किसमें? जैसे हीटर हो गया, हीटर में हीटर का जो वायर होता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम में क्या होते हैं? यहाँ पे निकल होता है और कॉपर होता है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता? तो इसका जो आंसर है मैंने इसी क्वेश्चन में दे दिया है, पिछले क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए लोग कि कौन सा ये इसमें से चारों ऑप्शन में से है जिसमें सिल्वर नहीं होता है। ये जो 4 नाम है कि जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर या फिर लूनर कॉस्टिक, तो किसमें सिल्वर नहीं होता है उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।